हाय देयर। मेरा नाम है विशेष मसलपुरिया और आपका वेलकम है इंटरनेशनल अफेयर्स में। तो आज हम आपके साथ एक क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। इज चाइना एक्चुअल सुपर पावर? क्या चाइना वाकई में एक सुपर पावर है? तो शुरू से शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे चाइनीज़ हिस्ट्री के बारे में। तो चाइना को एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग शुरू से उस चीज़ को देखते हैं। फर्स्ट जो हमारे काम का है, जिसको हमें देखना है, वो है क्विंग डायनेस्टी। QING, क्विंग डायनेस्टी। उस क्विंग डायनेस्टी का पतन शुरू होता है क्योंकि एक्चुअली जो उसका एम्परर था आखिरी, वो एक 6 साल का बच्चा था। ही इज़ अ किड। ओके। तो ये क्विंग डायनेस्टी का डिक्लाइन शुरू होता है तब से। इसके कुछ कारण थे, जैसे मैंने बताया कि उसमें एक 6 ईयर का जो बॉय था वो उसका किंग था और उसके आसपास के सारे लोग उसका किंगडम चलाते थे। और एक बहुत मेन जो रीज़न था वो था मॉडर्नाइजेशन का, क्योंकि चाइना ने अपने मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान ही नहीं दिया। उसने बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन को निगलेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके उसके पास विजन नहीं था। एक्चुअली उसके राजा के पास विजन नहीं था। राजा 6 साल का, क्या विजन होगा उसके पास? डॉक्टर सून यात सेन के नेतृत्व में 1911 में एक रेवोल्यूशन आया, जिंगहाई, ZINHAI रेवोल्यूशन, जिंगहाई रेवोल्यूशन। शिनिकाय और डॉक्टर सन यात सेन, ये डॉक्टर जो हैं ये अमेरिका में पढ़े हुए हैं और शिनिकाय वॉज एन जर्नल, वो जर्नल था, वहाँ का बड़ा जर्नल था, उसकी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन थी। तो जब ये रेवोल्यूशन आया तो ये जो दो फिगर्स थे, डॉक्टर सन और शिनिकाय, ये लोग इमर्ज हुए। और डॉक्टर सन ने शिनिकाय को प्राइम मिनिस्टर बनाया, यानी कि उस फ्री स्टेट का प्राइम मिनिस्टर, नहीं कि उसका सब जो भी उनकी अथॉरिटी थी उस फ्री स्टेट उनको दे दी। ठीक है। नाउ अब क्या होता है कि डॉक्टर सन जो हैं वो एस्टैब्लिश करते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है। और वो फाउंड करते हैं KMT की पार्टी की फुल फॉर्मेशन हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। ओके। फिर क्या होता है, जो शिनिकाय है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पावर में आ जाता है और वो अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर देता है। ठीक है ना। लेकिन फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। फिर डॉक्टर सन यात सेन वापस आते हैं, क्योंकि वो एम्परर जब बनता है तो वो चले जाते हैं चाइना से बाहर, फिर वापस आते हैं वो चाइना से। 1921 में सन यात सेन हाथ मिलाते हैं CPC के साथ। पहली बार यहाँ पे नाम आया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, CPC, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, कुछ भी बोल सकते दोनों में से। पहली बार उनके साथ हाथ मिलाया डॉक्टर सन ने और फिर उनकी डेथ हो जाती है 1925 में। उनकी डेथ के बाद उनका जो अगली गद्दी संभालता है वो है चिंग काई शेक। उन्होंने पूरे नॉर्थ को यूनिफाई किया, लड़के, वो एक्चुअली में वो भी जर्नल थे, उन्होंने नॉर्थ को पूरा यूनिफाई किया। फिर चाइना में नॉर्थ को यूनिफाई करने के बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC, उसके खिलाफ इनका कुछ ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं था। इन्होंने सारे पार्टी मेंबर्स को जो कि कम्युनिस्ट के साथ रिलेटेड थे उनको निकाल दिया। और फिर एक्चुअल शुरू होती है सिविल वॉर, 1927 से 49 तक चली। अब इस सिविल वॉर में, जो कि KMT वर्सेस नेशनलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट के बीच में थी, इसमें एक लीडर की तरह राइज होते हैं माओ जेडोंग।
वो लॉन्ग मार्च वाले माओ जेडोंग, जिनकी वजह से लॉन्ग मार्च सक्सेसफुल हो गई थी। इस सिविल वॉर में फर्स्ट और सेकंड सीनो जापानीज वॉर हुई, और वो दोनों ही वॉर नेशनलिस्ट बहुत बुरी तरीके से हारे। उन्होंने नॉर्दर्न मंचूरिया पूरा खो दिया, और फिर शुरू होता है KMT का डाउनफॉल और CPC का राइज। और फिर उन्होंने जब CPC का राइज शुरू हुआ, सब चीज़ें हुई, लॉन्ग मार्च सक्सेसफुल हो गया, उन्होंने यूनान के अंदर अपनी गवर्नमेंट बसा ली। और दिक्कत क्या हुई कि KMT जो था वो 2 साइड वॉर लड़ रहा था, एक तो कम्युनिस्ट पार्टी से और एक इम्पीरियल जापान से। इसी धक्का मुक्की के कारण उसकी पावर बहुत कम होती चली गई और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की पावर बढ़ती चली गई। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि सरेंडर हुआ सामान का, किस तरीके से जापान ने भेजा, जापान के सामान को जब जापान ने सरेंडर किया अमेरिका के साथ में, तो सारा सामान जो सादा सामान था वो सारा सामान कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में चला गया, नेशनलिस्ट के पास नहीं आया। तो फिर इन्होंने जब जंग लड़, जब सिविल वॉर के अंदर एक छोटे से आइलैंड पे ताइवान को भेज दिया। तो अब हमने डिस्कस कर ली हिस्ट्री, किस तरीके से चाइना यहाँ तक पहुँचा, कम्युनिस्ट बना, तो चाइना यहाँ तक पहुँच गया। अब चाइना एक इकोनॉमिक पावर जो बना वो अपने ओपन डोर पॉलिसी के थ्रू बना। तो उसने दरवाजे खोल दिए कि आप आके बिजनेस कर सकते हो हमारी कंट्री में, वो ओपन डोर कर दिया उसने। और नेक्स्ट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट CPC होल्ड ऑन चाइनीज़ इकोनॉमी, यानी चाइनीज़ इकोनॉमी पे कितना होल्ड है कम्युनिस्ट पार्टी का। ये जो लोग बहुत बोलते हैं ना कि इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इनके यहाँ पे तो बड़ी वो है, बरकत ही बरकत है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो कहते हैं ना, ये चाइना दिखाता है सिर्फ फेस सेविंग के लिए, प्रोपोगेंडा के लिए दिखाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइनीज़ इकोनॉमी पे पूरा कंट्रोल है, मतलब पूरा तो नहीं बोलेंगे लेकिन 90% कंट्रोल है चाइना का। एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू में ले लेते हैं हम। एक कंपनी है रॉजर R&D, जो कि लोकेटेड है शंघाई में, हाईटेक पार्क है शंघाई में, उसके अंदर। तो उनके पास, ये 2011 का डाटा है, उनके पास 20 पार्टी मेंबर काम कर रहे हैं उनकी कंपनी में। 20 पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के 20 मेंबर उस कंपनी में काम कर रहे हैं, जो कि उनका खुद भी मानना है, उनकी एक फैक्ट है कि उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में उनकी हेल्प करते हैं। अब जब बात आ गई ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग की तरफ जरा हम थोड़ा जाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ईज़ ऑफ डूइंग रैंकिंग में उन्होंने घपला किया, किस तरीके से उन्होंने ईज़ ऑफ डूइंग रैंकिंग में अपने आप को ज़्यादा रैंक करने के लिए अपने डाटा को फॉर्ज किया है, अपने डाटा को गलत तरीके से प्रेजेंट किया है वर्ल्ड बैंक को। ठीक है, तो ये ओरिजिनल हम ले लेते हैं, क्योंकि 2018 की जो रैंकिंग है चाइना की वो है 78, और अब जो रैंकिंग है वो आपके सामने है। वैसे वर्ल्ड बैंक ने वो कैंसिल कर दी है, वो रिपोर्ट 2020-19 की जो रिपोर्ट्स हैं वो कैंसिल कर दी हैं, क्योंकि पता लग गया उनको कि जो डाटा है वो चाइना, अजरबैजान, सऊदी अरेबिया ने फोर्ज करके दिया है हमारे को, गलत तरीके से चाइना उन्होंने बताया है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि उनकी इकोनॉमी जो है, जो उनका बहुत बड़ा पॉइंट है, जो बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल इकोनॉमी है उनकी। सबसे पहली बात तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैड है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस उनका अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, और लेकिन फिर भी वो सेकंड दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। कैसे यहाँ तक चाइना पहुँचा, कैसे? जो होल्ड था वो इतना बढ़ कैसे गया? चाइना का जो होल्ड है अपनी इकोनॉमी पर इतना बढ़ा लिया उसने, अपने पार्टी मेंबर्स को इतना इन्वॉल्व कर लिया इकोनॉमी के अंदर अपनी, और उनकी जो इकोनॉमी है वो एक्चुअली में सप्लाई ज़्यादा करती है माल को। अगर हम सप्लाई चेन्स डाइवर्ट कर दें चाइना से, तो चाइना का जितना भी इकोनॉमी माइट है वो सब खत्म हो जाएगा। ये लेटेस्ट न्यूज़ है, आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, तो चाइना ने एम्बार्गो लगा दिया है गुड्स के ऊपर मालाबार एक्सरसाइज में पार्ट लेने की वजह से। चाइनीज़ इकोनॉमी एक रोबस्ट चीज़ है, एक बढ़िया चीज़ है, मतलब उनका जो एक्सपोर्ट है वो सबको पता है, गुड्स में, चीज़ों में,
हमेशा से उनका एक्सपोर्ट जो है अच्छा रहा है और बढ़िया रहा है। तो उनका जो इकोनॉमिक माइट है ये एक्चुअली में सारा कम्युनिस्ट पार्टी के होल्ड में है। अगर हम ये मानते हैं कि वहाँ पे आम आदमी फैक्ट्री खोल के एक मल्टी बिलियन आदमी बन सकता है बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट या बिना किसी पॉलिटिकल मेंबर को अपनी बोर्ड में बिठाए, ये मुमकिन नहीं है। तो वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बेकार है, लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड सेकेंड इकोनॉमी है। कैसे, ये आपके सामने है। अब जो दूसरी चीज़ है जो चाइना को सुपर पावर बनाती है वो है उसकी मिलिट्री। लेकिन चाइना की मिलिट्री बहुत ज़्यादा शोषापंथी में दिखाई जाती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया जाता है चाइना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको एज अ फैक्ट और बताता हूँ किस तरीके से ऐसा है। तो चाइनीज़ मिलिट्री जो है वो ऑल टॉक है नो बाइट है, मतलब कुछ नहीं है वो, ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब हम शुरू करते हैं, हिस्टोरिकल वॉर से शुरू करेंगे। मतलब इतना पुराना नहीं जाएंगे कि डायनेस्टीज वगैरह आ जाए, इतना पुराना नहीं। जब पीआरसी बनी थी, मतलब कि जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है तब बना, तब उसने कौन कौन सी वॉर्स लड़ी। जब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश हो गया, माओ जेडोंग ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को एस्टैब्लिश कर दिया रिपब्लिक ऑफ चाइना से, तब हम शुरू करते हैं। वैसे पहला है तो उसने जंग लड़ी, वो थी तिब्बत के खिलाफ, इन्वेजन ऑफ तिब्बत 1915, जो कि इसने हज़ारों सिविलियंस को मार दिया और अमेरिका ने अपीसमेंट के चलते इसकी बिल्कुल भी निंदा नहीं करी। 1950 के अंदर जब इंडिया में दलाई लामा आए थे, भाग के आए थे ना वहाँ से रेफ्यूजी के तौर पे, क्योंकि वहाँ से तो मार मूर के भगा दिया। और आज अगर आप तिब्बतियन प्लेटो का जो तिब्बतियन प्रोविनेंस है चाइना का, उसको ओवरव्यू करें, उसकी पॉपुलेशन देखें, तो वहाँ पे हान चाइनीज़ पहले थोड़े से हुआ करते थे, ज़्यादा नहीं थे। तिब्बत में मेजोरिटी तिब्बतियंस थे, लेकिन आज अगर हम जाके देखें तो मेजोरिटी यहाँ पे हान चाइनीज़ हो गए हैं। जो चाइना में जो लोग हैं उनको जो चाइनीज़ पीपल होते हैं उनको हान चाइनीज़ बोलते हैं। वैसे बता दूँ मैं आपको, अगर नहीं पता है तो ठीक है। तो 1950 में सब कांड हो गया, मारकाट हो गई बहुत ज़्यादा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हॉरिफिक चीज़ें कही गई थी उनके साथ में। ओके, सेकेंड वॉर हम करेंगे कोरियन वॉर, 1950 से लेकर 1953 तक। वो एक शुरुआत में तो इनिशियल सक्सेस था, क्योंकि पता नहीं था कि ऊपर से आ जाएगी जो सेनाएं हैं नॉर्थ कोरिया की, ऊपर से जल्दी से फटाफट कब्जा कर लेगी, इतनी जल्दी लगा नहीं था। लेकिन साउथ कोरिया ने ज़बरदस्त तरीके से उस लड़ाई में प्रदर्शन देके नॉर्थ कोरिया को हराया। चाइनीज़ है वो एक्चुअली नॉर्थ कोरियन को बैक कर रहे थे, नॉर्थ कोरिया में अपने सोल्जर्स भेज रहे थे, तो वहाँ पे भी चाइनीज़ आर्मी हार गई। तो एक्चुअली जो हार का सिलसिला है ना ये चाइनीज़ आर्मी का, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। और इसमें कोरियन वॉर है सबसे पहले। सेकंड है वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर जो अमेरिका ने लड़ी वियतनाम के अंदर, ठीक है, कम्युनिस्ट को हटाने के लिए वहाँ से। शुरुआत में तो चाइना ने बड़ा सपोर्ट किया उनमें, वहाँ पे खाना वगैरह भेजने में, फूड सप्लाईज उनको बांध के रखा, फूड सप्लाईज को जाने नहीं दिया, है ना। और जो कि ट्रेड हुआ करती थी, है ना, उसको भी उन्होंने परफेक्ट तरीके से संभाल के रखा उस चीज़ को। उसके बाद क्या हुआ कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वो उन्होंने, रिचर्ड निक्सन थे मेरे ख्याल से उस टाइम पे, मैं परफेक्ट पता नहीं है, मेरे को याद नहीं है परफेक्ट तरीके से, मैं आपको पता करके बता दूंगा। उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, तो जो रिचर्ड निक्सन थे उन्होंने वहाँ पे गए चाइना में और हाथ वगैरह मिलाया। चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं उनको एक्सेप्ट करी, कुछ पॉलिसीज़ थी चाइना की जो एक्सेप्ट करी वहाँ पे, और हाथ मिला ले चाइना से। और चाइना को बोला कि आप प्लीज़ अपना सपोर्ट वियतकॉन्ग को मत दीजिए, आप अपना सपोर्ट प्लीज़ अपने पास रखिए और नॉर्दर्न वियतनाम में अपने सपोर्ट को मत फैलाइए, अपने सपोर्ट को मत लेके जाइए नॉर्दर्न वियतनाम में। तो फिर चाइना ने अपना हाथ जो है वियतनाम से वो खींच लिया, वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वियतनाम ने फिर, नॉर्थ वियतनामीज़ जो पीपल थे उन्होंने फिर भी अमेरिकन्स को अपने में लगाए रखा और अमेरिकन्स हार मान के बेचारे घर चले गए, हार गए अमेरिकन्स, लॉस हो गया उनका। लेकिन इसमें भी चाइना की एक्चुअली हार छुपी हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि चाइना उस पावर को नहीं बचा पाया अपनी वियतनाम के अंदर। अभी 1-2 वॉर्स और बची हैं, देखते हैं और क्या क्या हुआ। अब होती है सीनो इंडियन वॉर 1962 में, जिसमें इंडिया लूज़ हो गया, मानते हैं इंडिया हारा, ओके, ऐसी कोई बात नहीं, इंडिया हारा उस वॉर के अंदर, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, हमें पता नहीं था कि चाइना वाकई में हम पे हमला कर देगा, तो हम प्रिपेयर नहीं थे।
लेकिन कोई 1967 की वॉर की बात क्यों नहीं करता है? 1967 में भी इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी, उसमें इंडिया जीता था। कोई उस वॉर की बात क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसके अंदर इंडिया जीता था। उस वॉर की बात नहीं होती है, उस वॉर के बारे में हमको कम बताया जाता है। हमको 62 की वॉर याद दिलाई जाती है, 62 की वॉर हमें याद दिलाई जाती है, ना कि 67 की। देखिए 67 में हमने उनको हराया था, भागते गए थे, ऐसे मार कुट के भेजा था उनको, उस पास से निकाला था वहाँ से बाहर फेंक के मारा था। एक वॉर हुई थी, इसके बारे में हमको प्राउड होना चाहिए, लेकिन हम लोग सिर्फ 62 की वॉर के बारे में जाते हैं। और जबकि 62 की वॉर तो बात की है, 67 की वॉर तो उसके बाद हुई ना। मतलब 62 की वॉर पहले हो गई, फिर 67 की बाद में हुई। इसका मतलब हम आखिरी में जीते, लेकिन वो कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि वो कभी कभी इनके इंटरेस्ट में नहीं आती ये चीज़ें, है ना। ओके, नेक्स्ट है आपकी सीनो वियतनामीज वॉर, जो 1974 से 79 तक चली। अब एक आखिरी वॉर है जो लड़ी गई थी 79 के अंदर। वो जो वॉर लड़ी गई थी 1979 के अंदर कॉन्ग बैंग, काओ बैंग, CAO काओ BANG, काओ बैंग, जो वॉर लड़ी गई थी उस टाइम पे, उसमें एक्चुअली चेक करो कौन जीता उस वॉर के अंदर। जो वियतनाम एक छोटा सा देश है, इतना बड़ा चाइना, इतना सा वियतनाम, उस जंग में कौन जीता वियतनाम से? जाके चेक कीजिए, क्योंकि वो जो आर्मी हमें बताई जाती है वो इतनी बड़ी एक्चुअली में है नहीं। अगर कोई को बताता ना कि उसकी आर्मी बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज है, बहुत ज़्यादा उनके पास तो हथियार बहुत सारे हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हथियार हो ना हो, 5G टावर हिमालय पे हो ना हो, जंग कौन लड़ता है? सोल्जर्स। एक आदमी जंग लड़ता है, 5G टावर नहीं जंग लड़ने जाएगा वहाँ पे। पहली बात जो बताता है ना, 5G टावर लगा दिया, अब तो कनेक्टिविटी आ गई 5G की, बवाल ही मच गया पूरे इंडिया में, वह सब बवाल हो गया था। अब मैं एक बात बताऊँ, सियाचिन ग्लेशियर पे इंडिया 50 साल से ज़्यादा से 50 ईयर प्लस हो गए सियाचिन ग्लेशियर पे इंडिया को। वहाँ पे कौन है? 5G टावर आ रखा है वहाँ पे, कोई टावर बैठा हुआ है, या फिर कोई आर्टिलरी गन्स है वहाँ पे जवान है इंडिया का, वहाँ पे आदमी है, मैन है, प्रॉपर पर्सनल डिप्लॉयड है सियाचिन ग्लेशियर में। वो लोग हमारी सीमा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज तक क्यों नहीं ले पाया चाइना हमारे से सियाचिन ग्लेशियर? बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए सियाचिन ग्लेशियर, क्यों नहीं ले पाया? हिम्मत नहीं है उसकी आने की। यहाँ पे मैं आपको बात बताऊँ, हिम्मत नहीं है लड़ने की। तो अब हमने बात कर ली सब चीज़ों के बारे में, मतलब ऑलमोस्ट कवर हो गया है टॉपिक, मिलिट्रीली, इकोनॉमिकली। तो अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ तक चाइना पहुँचा कैसे, चाइना की इतनी औकात कैसे हो गई कि वो अमेरिका, इंडिया और यूरोप में जो देश हैं, फ्रांस, जर्मनी ऐसे देशों को आंख दिखाए। इसकी औकात इतनी हुई कैसे? इतना बड़ा चाइना हुआ कैसे? वेल एक्चुअली इसका आंसर ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है, इसका आंसर बहुत थोड़ा इजी है। इसका आंसर आप कह सकते हैं कि ये निगलेक्शन था, यानी कि आँख मूंद ली, आँख बंद कर ली अमेरिका ने, यूरोपियन देशों ने, कि चाइना को इतना बड़ा कैसे, चाइना इतना बड़ा कैसे हो गया? चाइना इतना बड़ा ऐसे हुआ क्योंकि जब काम जब चाइना कर रहा था, जब चाइना इन्वेड कर रहा था कंट्रीज़ को, जैसे कि तिब्बत एक फ्री कंट्री थी, तिब्बत को इन्वेड किया चाइना ने, है ना। चाइना ने इंडिया को इन्वेड किया, वो बात अलग है, वो पीछे गया। लेकिन जब ये काम चाइना कर रहा था, जब चाइना एक इकोनॉमिक पावर बन रहा था, तब अमेरिका कहाँ था? अब जो माइक पॉम्पियो है, जो भागता फिर रहा है दर से दर, पहले इंडिया आया, फिर श्रीलंका गया, फिर इंडोनेशिया की, क्यों जा रहा है दर से दर? अब क्यों भागता फिर रहा है दर से दर? क्योंकि इन्हें आँख खुल गई। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के लास्ट ईयर्स के अंदर इनकी आँख खुली, क्योंकि इन्हें पता लगा कि चाइना इज अ थ्रेट। जब इन्हें पता लगा कि चाइना में इनके देश के सिस्टम के अंदर घुस गया, जब इन्हें पता लगा चाइना इनकी मीडिया में घुस गया, जब इन्हें पता लगा चाइना इनकी पॉलिटिक्स के अंदर हाथ इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, तब इनकी आँख खुला, तब इन्हें पता लगा कि क्या हो गया हमारे साथ में। और तब इंडिया के साथ में इनका एंगेजमेंट शुरू हुआ। अगर आप ध्यान देंगे तो इंडिया के साथ में जो एंगेजमेंट है वो बढ़नी कब शुरू हुई? ओबामा के लास्ट ईयर्स के अंदर, जब ओबामा जाने वाला था ऑफिस से, तब बढ़ना शुरू हुई, जब ओबामा ने इंडिया को विजिट किया। शायद मे बी इट्स अबाउट 2015 और 16 में इलेक्शन थे अमेरिका के, यस। तो उस टाइम पे ये सब
काम जो हुए थे बहुत बढ़ने शुरू हुए, और इंडिया में राइट विंग पार्टी है और अमेरिका में राइट विंग पार्टी है, तो उसका थोड़ा सा हिसाब बैठता है सही तरीके से। लेकिन इंडिया के साथ एंगेजमेंट बढ़ गया अमेरिका का, क्योंकि उसे पता लगे कि जो थ्रेट एक्चुअली में है वो रशिया नहीं है, क्योंकि रशिया के पास पैसा नहीं है। कुल मिला के बात पैसे पे सेकंड इकोनॉमी कौन है वर्ल्ड की? चाइना, ना कि रशिया। रशिया इज नॉट अ थ्रेट, रशिया इज डिक्टेटरशिप। ओके, चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, ठीक है, चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री। उनको ये थ्रेट बहुत लेट रियलाइज हुआ है। इनके साथ हमेशा ऐसा ही होता है। इस पर हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे कि अमेरिका की पॉलिसी फेलियर्स कहाँ कहाँ पे है। बहुत जगह पे हैं। वियतनाम में वो लोग गए, एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं थी, गए बस चले गए, कोई है ही नहीं, आना है कब आना है कुछ मालूम नहीं है। ईरान में चले गए तेल ढूंढने, आना है कि नहीं आना कुछ मालूम नहीं। गद्दाफी था वहाँ पे, वहाँ चले गए न्यूक्लियर बम बोल के, आने का कुछ मालूम नहीं। हर जगह यही हो रहा है वहाँ पे अमेरिका के साथ में। अमेरिका हारा ना वियतनाम वॉर, तब भी उसको पता नहीं लगा कि उसकी पॉलिसी फेलियर्स हैं। अमेरिका के पास सिर्फ पैसा है और एक चीज़ पता है अमेरिकन को, जो कुछ फालतू बोले बस अपने हथियार उठाओ और चल दो। अफगानिस्तान में इतने साल हो गए, अभी रिपोर्ट आई है, मतलब रिसेंट रिपोर्ट नहीं है लेकिन एक रिपोर्ट है जो कहती है, बताती है, एक्चुअल रिपोर्ट है जो बताती है कि अमेरिकन को झूठ बोला गया है अफगानिस्तान के अंदर, झूठ बेचा गया अफगानिस्तान के जरिए, अफगानिस्तान के चलते झूठ बेचा गया कि प्रोग्रेस है प्रोग्रेस है प्रोग्रेस है। घंटे का प्रोग्रेस है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है वहाँ पे। अब भाग गए वहाँ से। हाँ, इन्हें भागना बड़ी अच्छे तरीके से आता है, भाग बड़ी अच्छे तरीके से आता है। जैसे वियतनाम में भागे, अब अफगानिस्तान में भाग रहे हैं। अब ये लोग भाग रहे हैं, मतलब उनको तो छोड़ गए, कुर्दों को तो छोड़ के चले गए। कुर्दों को पहले हथियार सप्लाई करे, कुर्द को आर्मी दी एक सही तरीके से, आर्मी को ट्रेन वगैरह करके बनाया और कुर्दों को छोड़ के भाग गए। अब कुर्द मर रहे हैं। अमेरिकन सपोर्ट चाहिए कुर्दों को, लेकिन वो नहीं देंगे वो। तो ये पहुंचा यहाँ तक जो आए हैं, ये यहाँ तक जो चाइना पहुंचा है, ये पहुंचा है अमेरिका की बैकिंग से। एक्चुअली में अमेरिका ने बैक किया इसको। आज देख लीजिए अमेरिका की कितनी कंपनियां चाइना के अंदर हैं। फॉक्सकॉन से लेके बड़ी बड़ी प्रोटॉन, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, ये जो भी कंपनी है जो कि आईफोन बनाती है, ये इनके सबसे बड़े बड़े प्लांट्स चाइना के अंदर है। एक्चुअली कंपनी ताइवानीज कंपनी है ये, लेकिन इनका जो बड़े बड़े प्लांट्स है वो चाइना में है। चाइना मिलिटरीली इतना बड़ा हो गया, मतलब कहने का ये, लेकिन फिर भी उसके पास पैसा तो है। आज वो एक कंट्री पे एम्बार्गो लगा सकता है, एक कंट्री के साथ ट्रेड वॉर शुरू कर सकता है बड़ी इजीली, कंट्री को इकोनॉमिकली हर्ट कर सकता है। जैसे उसने ऑस्ट्रेलिया को भी थोड़ी देर पहले ही तो रिपोर्ट आई है, जो कि रिपोर्टिंग चली है, थोड़ी देर पहले ही हेडलाइन चली है कि उसने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कुछ $1 मिलियन का ट्रेड वॉर चालू कर दिया अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ। इतना बड़ा हुआ कैसे? हुआ होगा ना इतना बड़ा, एकदम से तो निकला नहीं, जैक इन द बॉक्स की तरह बॉक्स में से। तो वो देश जो वॉर बड़ी सारी जंगे हार गया, और वैसे मैंने शायद वो मिलिट्री वाले में ये कवर नहीं किया था। कुछ लोग बोलते हैं कि चाइना जो उसके पास 66 सबमरीन्स है, चाइना के पास 6+1 सबमरीन्स है बस, जो कि केपेबल है हार्म पहुंचाने के। एक्चुअली में 6 और 1 सबमरीन्स है क्लास की, न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन्स है, बैलिस्टिक मिसाइल है उनके अंदर, जो कि एक्चुअली में किसी कंट्री को हार्म पहुंचा सकती है। बाकी सारी सबमरीन फ्लीट है वो कुछ नहीं कर सकती। वो एक सबमरीन आएगी इंडिया की और एक फ्लीट को ख़त्म कर देगी, पता भी नहीं चलेगा। तो ये पहुंचा है आज तक, इसमें अमेरिका का हाथ है। लेकिन अब वो अपनी मिस्टेक समझ रहे हैं, शायद से, पता नहीं समझे कि समझे, अभी भी मुझे समझ नहीं आया कुछ भी अमेरिका के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अमेरिका का। लेकिन वो अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। माइक पॉम्पियो जो है, अब इलेक्शंस है, ये मैं जो वीडियो है 3 नवंबर को कर रहा हूँ, इसमें लग रहा है कि शायद बाइडन जीत रहे में है। तो अब पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। अगर ट्रम्प वापस आते हैं तो शायद चाइना के ऊपर वही हाथ रहेगा। कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ट्रम्प कुछ कर सकता है चाइना में, क्योंकि उसके खुद के होटल्स और बैंक अकाउंट चाइना के अंदर है। तो इनका तो हाथ है चाइना, कोई वैसे चॉइस भी कोई नहीं है अमेरिकन। चलिए वो तो एक अलग टॉपिक है। तो अभी कर रहा है कोशिश अमेरिका काउंटर करने की, लेकिन यहाँ तक पहुँचे हैं जो चाइना, ये कैसे पहुँचा? ये अमेरिका की वजह से पहुँचा है। अमेरिका एक सुपर पावर है और उसको ध्यान रखना चाहिए कि
एक कम्युनिस्ट कंट्री जो कि फ्रेंडली नहीं है उसके साथ में, भाई फ्रेंडली नहीं है वो कंट्री किसी तरीके से, वो इतनी बड़े इकोनॉमिक लेवल पे कैसे हो गई। आज वो कह रहा है इतने साल बाद कि हम सप्लाई से चेंज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई ये काम पहले हो गए होते हैं, अब नहीं होते हैं। जब तुम्हारे गले पर चक्कू रख दिया, कह रहा है कि भाई अब बताओ, तब नहीं होते हैं ये काम पहले करने के होते हैं। जब वो चक्कू निकाले उससे पहले ही उससे थोड़ा दूर हो जाओ, उसके साथ नहीं जाना होता चिपक के। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली में हो रही हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इंडिया इस थ्रेट को कैसे टैकल करें, क्योंकि चाइना एक थ्रेट है, मानो चाहे मत मानो, चाइना एक थ्रेट है ग्लोबली। एक्चुअली चाइना तो थ्रेट है, ग्लोबल थ्रेट है चाइना। इंडिया को तो कम है, अमेरिका को ज़्यादा है, क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सप्लाई चेन जो डाइवर्ट करने की बात चल रही है ना, वो इसलिए चल रही है क्योंकि अमेरिका जो है वो डरा हुआ है इस चीज़ से कि वो हमारी सप्लाई चेन को हर्ट ना कर दे। क्योंकि सप्लाई चेन एक बार हर्ट हो गई तो चाइना का और अमेरिका का बिजनेस रुक जाएगा। और अगर चाइना और अमेरिका का बिजनेस रुक गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी पूरे वर्ल्ड में, और अमेरिकन इकोनॉमी को हर्ट होएगा बहुत ज़्यादा। जो ट्रेड वॉर चल रही है इस टाइम पे अमेरिका और चाइना की, वो भी इसमें फैक्टर है एक ज़्यादा। जो इकोनॉमी है ना वो चाइना की बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाइना का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इकोनॉमी जो है चाइना का, ठीक है। मिलिट्री नहीं है, एक्चुअली मिलिट्री नहीं है स्ट्रॉन्ग पॉइंट चाइना का है इकोनॉमी, और उसे ही हर्ट करना है। अगर चाइना की नस पे हाथ रख देंगे ना हम एक बारी, चाइना बिल्कुल सीधा हो जाएगा। उसकी इकोनॉमी पे अगर हम चोट मारेंगे बिल्कुल सीधा हो जाएगा डंडे की तरह। तो इंडिया ने भी जैसे उनकी ऐप्स को बैन किया है, इंडिया ने पीछे नहीं हट रहे इंडिया वाले। प्योंगयांग जो लेक है वहाँ पे उससे पीछे नहीं हट रहे हैं इंडिया वाले। इंडिया वाले बोल रहे हैं कि जो इंडियन आर्मी है वो बोल रही है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। हम आ गए तो आ गए, घुस गए तो भैया घुस गए, अब नहीं निकलेंगे बाहर। अब देख लो जी, ऐसे ही है जो भी है। हाँ अब नहीं काम होगा, जो हो गया वो हो गया, अब नहीं निकलेंगे हम बाहर। हम जब एंट्री हो गई तो हो गई एंट्री। तो इस तरीके से इंडिया टैकल कर रहा है अब इन चाइनीज सिचुएशन को। एक्चुअली इंडिया जो है वो चाइना से ज़्यादा भी नहीं भिड़ सकता, क्योंकि चाइना जो है वो नेबर है, मानो चाहे मत मानो। चाइना हमारा पड़ोसी है। जैसे हम अपने माँ बाप नहीं चुन सकते, वैसे हम अपने नेबर्स नहीं चुन सकते। कंट्री के मामले में हम अपने नेबर्स को चूज़ नहीं कर सकते। चाइना हमारा नेक्स्ट डोर नेबरहुड है, तो हमें उसके साथ थोड़ा हिसाब से चलना पड़ता है। हम अमेरिका की तरह चाइनीज़ वायरस को, जो चाइना में जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है, उसको वुहान वायरस, चाइनीज़ वायरस बोलना शुरू नहीं कर सकते। ये जो कूटनीतिक चीज़ें हैं ना, ये तो हम सही तरीके से इंडिया का जो इंटरनेशनल अफेयर्स का क्लाउड है वो बहुत अच्छा है, भगवान की दुआ से इंटरनेशनल अफेयर्स का जो क्लाउड है वो बहुत अच्छा है। और इंटरनेशनल अफेयर्स में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जो ताल्लुकात हैं फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ में अच्छे हो रहे हैं, जैसे यूएई हो गया, फ्रांस बहुत अच्छा हमारा एक पार्टनर है डिफेंस के थ्रू भी और वैसे भी कूटनीतिक के थ्रू भी। तो ये सब चीज़ें जब हम मिला रहे हैं, इक्वेशन में डाल रहे हैं सब चीज़ों को, तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन इंडिया के लिए निकल के आ रही है। इंडिया इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। इंडिया मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है। इंडिया में माइक पोम्पियो जो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए हैं, और इंडिया ने जो 3 बेसिक अगर कॉपरेशन चाहिए आपको अमेरिका का, तो उसके साथ में साइन करना पड़ता है। अमेरिका के साथ में जितने भी अमेरिका के साथ में साइन किए हैं वो तीनों के 3 एग्रीमेंट्स वगैरह जो हैं, डाका, कॉम, कासा वगैरह वगैरह, तो वो सब साइन कर लिया है इंडिया ने। और इंडिया एक बहुत मजबूत स्थिति में दिख रहा है। इंडिया प्योंगयांग लेक में जो भी वहाँ पे स्टैंड ऑफ चल रहा है वहाँ से भी पीछे नहीं हट रहा है। और इंडिया और अमेरिका का बहुत अच्छा एंगेजमेंट है ना। और पाकिस्तान का एंगल भी यहाँ पे आता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमें पाकिस्तान को भी काउंटर करना है, चाइना को भी काउंटर करना है, और हमें इसमें ज़रूरत है फ्रेंड्स की। एक्चुअली में जो फ्रेंड्स तो नहीं है अमेरिका हमारा, लेकिन हाँ उसका जो हमारा इंटरेस्ट है वो सेम है, कहीं पे क्लैश नहीं करता। दोनों बहुत बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, और दोनों में ही राइट विंगिंग जो पॉलिटिशियंस हैं वो रूल में है, तो थोड़ा एंगेजमेंट ज़्यादा है। अब मेरे ख्याल से जो बाइडेन आ जाएंगे तो भी रहेगा, क्योंकि उनको समझ आ गया कि थ्रेट इमिनेंट है, मानो चाहे मत मानो। तो एंड में जाते जाते हम लोग मेरा सिर्फ इसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान है कि चाइना जो है वो उस टाइम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है।
इंडिया के पास बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं टेबल पे खेलने के लिए, चाइना के पास बहुत कम चीज़ें लिमिट होती जा रही है। चाइना एक्चुअली आइसोलेट होता जा रहा है, धीरे धीरे ना करते हुए एक्चुअली चाइना आइसोलेट होता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से चाइना को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अभी थोड़े दिन पहले बात चल रही थी कि चाइना इन्वेड करेगा ताइवान को। तो हम लोग अब वीडियो एंड करते हैं ये समझते हुए कि इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बना रहेगा बहुत लंबे समय तक, जब तक कि कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हो जाता। और ये कोरोना वायरस को ख़त्म होने में भी लगेगा टाइम। तो ये नवंबर चल रहा है जिस टाइम में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा अभी कोरोना वायरस को ख़त्म होने में। लेकिन अमेरिका ट्राई कर रहा है, इंडिया के पास फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, चाइना के पास फ्रेंड्स कम हैं। इस पर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा मैं कि चाइना के फ्रेंड्स कौन कौन है, किस तरीके से उसके साथ बैठते हैं। तो हम अलविदा लेते हैं इस चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।